क्या योगी आदित्यनाथ के बयान में बीजेपी को जीत का फॉर्मूला मिल गया है? बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र चुनाव में ये संदेश लेकर बीजेपी जाने वाली है। किसने कहा है ये बात और इसका क्या होगा सियासी असर, हम समझेंगे। यह भी जानिए कि महाराष्ट्र चुनाव के पहले क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में बात बन गई है? अखिलेश यादव और राहुल गांधी की कश्मीर में हुई मुलाकात में क्या सीटें तय हुई हैं? कौन कौन सी वो सीट है जो कांग्रेस पार्टी लड़ सकती है? और महाराष्ट्र चुनाव में समाजवादी पार्टी कितनी सीटों की दावेदारी कर रही है, ये भी हम जानेंगे। और आखिर में आपको बताएंगे कि मिल्कीपुर में वही हुआ लगता है जो बीजेपी चाहती थी। जी हां, आज अदालत ने अब इसे 15 दिनों के लिए टाल दिया है, यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब फ्री होकर महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव प्रचार करेंगे। यह भी समझेंगे। तो ये खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो सबसे पहले आज बात करेंगे बीजेपी के राज्यसभा सदस्य, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और महाराष्ट्र से आने वाले बीजेपी के संगठन के बड़े नाम विनय सहस्त्रबुद्धे की। जी हां, विनय सहस्त्रबुद्धे ने एक पोस्ट किया और आज एक्स पर जो वो पोस्ट किया उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक तस्वीर के साथ उन्होंने एक संदेश लिखा, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। इस संदेश के साथ महाराष्ट्र चुनाव में जा रहे हैं। तो क्या सचमुच इसी एक लाइन ने हरियाणा में चमत्कार किया? और क्या बीजेपी को लग रहा है कि अब इस लाइन के जरिए वो महाराष्ट्र और झारखंड में भी अपनी सरकार बना लेगी? दरअसल बटेंगे तो कटेंगे, ये लाइन ऐसी है जो पूरी तरीके से जिसे कहते हैं ध्रुवीकरण करने में सफल हो रही है। उत्तर प्रदेश में तो कई नेता अब ये कहने लगे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस बयान के बाद कई बातें ऐसे हुई हैं जिससे सियासी ध्रुवीकरण हो रहा है। अफजाल अंसारी ने यह बात कही थी, लेकिन हम आपको पहले बताएं, पहले आप ये उनका वो पोस्टर देखिए, वो संदेश देखिए जो विनय सहस्त्रबुद्धे ने ट्विटर पर डाला है। तो इसका मतलब ये कि अब महाराष्ट्र में भी बीजेपी इसी संदेश के साथ आगे बढ़ने वाली है। पहले ट्विटर पे जो लिखा है वो आप देखिए क्या, क्योंकि विनय सहस्त्रबुद्धे खुद मराठी हैं, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और उन्होंने ये संदेश चुनाव के पहले टैग किया है। पहले इसको देखिए फिर समझते हैं। तो बटेंगे तो कटेंगे खाली एक ऐसा कैचलाइन नहीं है, बल्कि विपक्ष भी अब बटेंगे तो कटेंगे को अपने तरीके से लोगों के बीच में ले जा रहा है। और समाजवादी पार्टी को लगता है कि उनके इस बयान के बाद हिंसा बढ़ी है। आप अफजाल अंसारी को सुनिए जिन्होंने क्या कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस नए कैचलाइन पर, नए टैगलाइन पर, जो सियासी तौर पर बीजेपी को फायदा पहुंचा रहा है। सुनिए अफजाल अंसारी को। कटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए कार्य करना है। बटोगे कटोगे का नारा दिया गया, माहौल फिर भी नहीं बिगड़ा, लेकिन उनके इस कोड वर्ड को, ये नारा से बाराई ये जो कोड वर्ड है, ये नारा नहीं कोड वर्ड है, ये बाराई में जो हुआ उन अराजक तत्वों के लिए कोड वर्ड है कि आप जो कुछ करना है कर दो। दरअसल हाल के दिनों में उत्तर प्रदेश के कई जिलों में दंगे की स्थिति बनी, छोटे मोटे तनाव, सांप्रदायिक तनाव फैले, लेकिन सरकार ने इसे कंट्रोल कर लिया। हरियाणा चुनाव में जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस एक लाइन को अपनी सभाओं में बोला, उसके बाद से ये सबसे ज्यादा पॉपुलर टैगलाइन होकर के निकला है, या कह लें एक पॉलिटिकल बीजेपी के एक नए नारे, नए टैगलाइन के तौर पर निकला है। विपक्ष चाहे जो कहे, अब बीजेपी के कई नेता
उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, कई बड़े नेता अब इसका इस्तेमाल करने लगे हैं। गिरिराज सिंह ने बिहार में इस नारे का इन बातों को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। तो क्या सचमुच महाराष्ट्र में भी इसका असर होने वाला है? लगता तो यही है कि बटेंगे तो कटेंगे, ये लाइन फिलहाल बीजेपी की आने वाली सियासत का सबसे अहम लाइन और सबसे अहम एजेंडा होने वाला है। तो देखना होगा कि आखिर महाराष्ट्र में किस तरीके से बीजेपी अपने मिशन में कामयाब होती है, सिर्फ इस एक लाइन की बदौलत, इस एक नारे, एक टैगलाइन की बदौलत जो योगी आदित्यनाथ ने दी है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे के उस लाइन के बाद अब सियासत सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं गरमा रही, बल्कि इसका असर महाराष्ट्र से लेकर पूरे देश में दिखाई देने लगा है। महाराष्ट्र में क्या होने वाला है गठबंधन, हम ये समझ लेते हैं। क्या महाराष्ट्र के गठबंधन का उत्तर प्रदेश के गठबंधन से भी कहीं कोई मेल है? दरअसल अखिलेश यादव की कश्मीर में राहुल गांधी से मुलाकात हुई है और जो विश्वसनीय सूत्र हैं उनकी माने तो दोनों के बीच उत्तर प्रदेश में सीटों के बंटवारे को लेकर भी कोई चर्चा हुई है। हालांकि आधिकारिक बयान अभी तक किसी का नहीं आया है जब तक हम इस वीडियो को बना रहे हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि अखिलेश यादव ने एक सीट गाजियाबाद सदर की ऑफर की है और दूसरी सीट जो खैर की है अखिलेश यादव वो भी देने को तैयार हैं। यानी कि 2 सीट कांग्रेस को कंसीड कर सकती है समाजवादी पार्टी, लेकिन मीरापुर और साथ साथ कुनर की ये 2 सीटें जिस पर अभी ऐलान नहीं हुआ है, अखिलेश यादव खुद अपने पास रखना चाहते हैं क्योंकि ये दोनों मुस्लिम बहुल सीटें हैं। कांग्रेस पार्टी 3 सीटों का दबाव अब बना रही है कि जो बची हुई 4 सीटें हैं उसमें से कम 3 सीटें उन्हें मिल जाएं, लेकिन समाजवादी पार्टी 2 सीटें ही देगी, ऐसा सपा के जो विश्वसनीय सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी को लड़ना है तो वो 2 सीटें गाजियाबाद सदर और खैर लड़ सकती है। खैर इस पर अभी चर्चा होगी, लेकिन इसी से जुड़ता है महाराष्ट्र के चुनाव का गठबंधन। महाराष्ट्र चुनाव गठबंधन में यूं तो समाजवादी पार्टी के पास अभी 2 सीट महाराष्ट्र विधानसभा में है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने वहां 12 सीटों की मांग की है। उनका दावा है कि इतनी सीटों पर, और वो भी तमाम वो सीटें हैं जो मुस्लिम बहुल हैं, तो समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में मुस्लिम बहुल सीटों पर दावा कर रही है। समाजवादी पार्टी के जो सूत्र है वो बता रहे हैं कम से कम 7 से 8 सीट सपा को चाहिए, तभी वो कांग्रेस पार्टी को दूसरे राज्यों में, यानी कि कम से कम अपने राज्य में पांव पसारने की जगह देगी। अब देखना यह है कि क्या उत्तर प्रदेश का गठबंधन और महाराष्ट्र के गठबंधन में कोई तालमेल हो पाता है, यानी एक हाथ दे दूसरे हाथ ले। अगर 2 से 3 करती है समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी को, तो क्या कांग्रेस पार्टी उस समाजवादी पार्टी को वहां आधे दर्जन सीट देती है, 6, 7, 8 सीटें लड़ने के लिए देती है? ये एक बोन ऑफ कंटेंशन है। और अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव के साथ साथ महाराष्ट्र के चुनाव में कितनी सीटें सपा को कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में देती है, उस पर निर्भर करेगा कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी को अब बची हुई सीटों में से कितनी सीटें उत्तर प्रदेश में लड़ने को देती है। लेकिन मोटे तौर पर किसी सूरत में समाजवादी पार्टी 6 सीट से कम नहीं लड़ना चाहती, मांग 12 सीटें रही है। उसी तरीके से कांग्रेस अब बची हुई 4 सीटें मांग रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी उसे 2 सीटें देगी। तो देखना है कि इस पर होता क्या है, लेकिन असल लड़ाई तो बटेंगे तो कटेंगे पर आएगी। उसका काट इंडिया गठबंधन के पास क्या होता है, इस पर नजर रहेगी। अगली खबर, और अब बात मिल्कीपुर की। जी हां, आज हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए जो अर्जी वापस लेनी थी मिल्कीपुर की, खास करके जो गोरखनाथ बाबा ने अपनी याचिका डाली थी, उस याचिका को वापस लेने की जो सुनवाई के लिए अर्जी डाली गई थी कि इसे वापस किया जाए, आज अदालत ने झटका दे दिया। अब इसकी सुनवाई 15 दिन बाद होगी और अदालत ने बाकायदा इसके लिए गजट की भी मांग कर दी है। यानी कि एक बात साफ हो गया कि अब मिल्कीपुर में चुनाव नहीं होने जा रहा, चाहे कितनी भी तेजी कोई दिखा ले। लेकिन इसका फायदा किसको है? दरअसल
अंदर खाने ये माना जा रहा है कि बीजेपी नहीं चाहती थी कि मिल्कीपुर का चुनाव किसी सूरत में इन 9 विधानसभा चुनाव के साथ हो, खास करके महाराष्ट्र और जो झारखंड के चुनाव हैं इनके साथ मिल्कीपुर का चुनाव हो। और बीजेपी को यह सूट कर रहा है कि मिल्कीपुर का चुनाव अभी टल जाए, और वो टल गया। आज अदालत ने 15 दिन का वक्त मांग लिया। कल 18 तारीख को जब नोटिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद अब दोबारा से 13 नवंबर को की जो तारीख है उसमें अब चुनाव मिल्कीपुर में नहीं हो रहा है। तो आखिर बीजेपी क्यों चाहती थी कि मिल्कीपुर का चुनाव टले? दरअसल बीजेपी ये कतई नहीं चाहती थी कि महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के साथ साथ अयोध्या के चुनाव का जिक्र हो। अगर महाराष्ट्र और अयोध्या के साथ मिल्कीपुर का भी चुनाव हो रहा होता तो एक बड़ा अटेंशन मिल्कीपुर पर होता। चर्चा इस बात की होती कि क्या बीजेपी जब 2024 का पार्लियामेंट फैजाबाद अयोध्या हार गई तो अब कैसे मिल्कीपुर जीतेगी। बीजेपी ने कहीं ना कहीं इस पूरे नैरेटिव को, इस पूरी चुनावी चर्चा पर विराम लगा दिया। मिल्कीपुर का चुनाव नहीं हो रहा, इसलिए अब मिल्कीपुर की चर्चा नहीं होगी। उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभा का महत्व मिल्कीपुर की 1 विधानसभा के आगे लगभग नगण्य जैसा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभा में नॉर्मल उपचुनाव चलते रहेंगे। मिल्कीपुर अटेंशन नहीं खींच पाएगा क्योंकि वो चुनाव से बाहर है, और जिस चर्चा को बीजेपी रोकना चाहती थी दरअसल उसमें वो सफल हो गई। अब बीजेपी का पूरा ध्यान महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव पर होगा। एक बात और, चूंकि मिल्कीपुर के चुनाव का जिम्मा पूरी तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथ में लिया था, इसलिए वो भी अब मिल्कीपुर से फ्री होंगे और पूरा फोकस, उनका पूरा कैंपेन महाराष्ट्र और झारखंड में हो पाएगा। ऐसे में मिल्कीपुर में अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लगाया जाता तो फिर ध्यान भी बढ़ता, एनर्जी भी कम लगती, पूरी एनर्जी यहां लगती, और योगी आदित्यनाथ का पूरा इस्तेमाल भी बीजेपी नहीं कर पाती। इसलिए कहीं ना कहीं एक सोची समझी एक रणनीति का हिस्सा हो सकता है कि मिल्कीपुर के चुनाव को फिलहाल टाल दिया गया है। और आज अदालत ने भी ये कह दिया कि 15 दिन के बाद इस पर सुनवाई करेंगे, यानी कि अब मान लीजिए कि ये चुनाव अब टल गया और जब होगा तब होगा। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।